आज हम आपको इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे। एक कंपनी के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है फ्लो ऑफ कैश को चेक करना। हम जो 12th में स्टडी करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मैनेज करते हैं। कैश फ्लो इज मेंटेन एज पर AS3, वो भी डिवाइस। कैश फ्लो में बिजनेस में एक्टिविटीज को डिसाइड करने के लिए दो मेथड यूज करे जाते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड 12 CBSE सिलेबस में नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल होता है और इन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। हमने जो स्टडी करनी है वो स्टडी आपकी सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से करनी है। बिजनेस में एज पर कैश फ्लो बनाते टाइम 4 एक्टिविटीज फाइनलाइज की गई। एक्टिविटीज जो डिवाइड की गई 4 पार्ट में डिवाइड की। फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड, फाइनेंस एक्टिविटीज। लास्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बिजनेस की एक्टिविटीज को काउंट करने के लिए 4 एक्टिविटीज। फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो बिजनेसमैन जो कंपनी जिस नेचर का बिजनेस करती है वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर कॉमन सी बात है, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने का मतलब जब कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स में या लॉन्ग रन में पैसा लगाना होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग रिलेट टू बिजनेस, रिलेट टू रेगुलर बिजनेस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कनेक्टेड टू नॉन करेंट एसेट्स। and finance activities connected to non-current liability। यानी आप ध्यान से देखें, हम बिजनेस में एक एक्टिविटीज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस का सर्कुलेशन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिजनेस को चलाने से, इन्वेस्ट करने से है। फाइनेंस एक्टिविटीज, फाइनेंस का मतलब पैसे का अरेंजमेंट। कंपनी में पैसे का अरेंजमेंट कैसे होता है, जनरली नॉन करंट लायबिलिटी पैसे के अरेंजमेंट को देखती है। इसके अंदर हम 3 एक्टिविटीज का डिस्कस करते हैं। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, जो कैश के बराबर हैं। इसमें आपका वैसे तो कई है लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से कैश, बैंक और आपका
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये 4 एक्टिविटीज फाइनलाइज की गई। हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में हम आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोनों इन्वेस्टिंग और फाइनेंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। मींस हमारे बिजनेस ने क्या कमाया उसको सर्च करने के लिए सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट जनरली क्या होता है कंपनी के अंदर, सबसे पहले कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। यानी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस कर देते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद कंपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देती है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देती है। इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट में से एज पर रूल ऑफ कंपनी कुछ रिजर्व बना लेती है क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में रखना होता है। उसके बाद कुछ शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है। इसके बाद कुछ टैक्स का प्रोविजन कर लेती है। जो प्रोविजन का टैक्स कर लेती है उसके बाद जो उसके पास रेस्ट बच जाता है वो सरप्लस कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे डिस्कस करना है। जब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे डिस्कस करना है तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंचना है। क्वेश्चन में आपको देखना होना चाहिए सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, सरप्लस गिवन है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो आपको गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। अब आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमने सरप्लस पे पहुंचते टाइम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब डीपली आप देखें कनेक्टेड टू नॉन करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट से कनेक्टेड एक्सपेंसेस हैं वो आपने माइनस कर दिए। नॉन करंट एसेट से कनेक्टेड इनकम आपने प्लस कर दी। जब हम नेट सरप्लस से नेट प्रॉफिट की तरफ पहुंचेंगे तो बिल्कुल इसका रिवर्सल वर्क करेंगे क्योंकि हम सरप्लस से रिवर्सल जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम आपको कैश फ्लो के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। कैश फ्लो के फॉर्मेट में ये फॉर्मेट एज पर स्टैंडर्ड मेंटेन करा जाता है। इसमें आप कोई भी चीज अमेंडेड नहीं कर सकते। जैसा फॉर्मेट हमारे कंपनी एक्ट शेड्यूल में गिवन है उसको हम फॉलो करके चलते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान रखें कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं। उसमें भी आप कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। उसमें भी कौन से स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं? AS3 रिवाइज को यूज कर रहे हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके लिए पेपर में हो सकता है। जब भी हम बोर्ड क्वेश्चन के लिए वीडियो लाएंगे इन क्वेश्चनों को आपके लिए लेंगे। तो आज सिर्फ हमारा डिस्कशन है
जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लेते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को रफ में बोले तो नेट प्रॉफिट बोला गया। तो सबसे पहले आप सरप्लस लेंगे, सरप्लस के बाद डिविडेंड लेंगे। डिविडेंड आपके 2 टाइम होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड, एक आपका प्रपोज डिविडेंड। ये आप लास्ट ईयर का लेंगे AS4 के अकॉर्डिंग। इसके बाद जनरल रिजर्व में कोई ट्रांसफर कराए तो वो लेंगे ड्यूरिंग द ईयर। अगर जो 2 साल की इंफॉर्मेशन है तो डिफरेंस लेंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे, और क्वेश्चन के अंदर रिफंड ऑफ टैक्स है तो वो माइनस कर। ये आपका प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाता है। इसके बाद आपको मैंने बताया था जब नेट प्रॉफिट आने के बाद उन्होंने क्या करा था, डिविडेंड दिया, प्रपोज डिविडेंड दिया, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करा, प्रोविजन फॉर टैक्स किया। उन सबको मैंने यहाँ पे रिवर्सल कर दिया, क्योंकि जब मैं सरप्लस पे गया था तो मैंने माइनस करा था, अब मैं वापसी आ रहा हूं तो मैंने प्रॉफिट पे प्लस कर। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं अब प्लस करूंगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। Interest on debenture is connected to finance activities, but all expenses are adjusted in calculate of net profit और surplus, इसलिए हम रिवर्स करते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है इसलिए प्लस होता है, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, amortization of intangible assets। जनरली यही एक्सपेंसेस होते हैं, इन एक्सपेंसेस को हम प्लस कर देते हैं। इसके बाद नॉन करंट एसेट से कनेक्टेड इनकम लेस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीट होता है तो वो भी आता है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसके बाद इसको आप माइनस कर दें तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब आप ध्यान से देखें, अभी पहले इससे पहले जब बोर्ड पे आपको डिस्प्ले किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमने ये माइनस किए थे, अब उसका रिवर्सल हमने प्लस कर दिया। इसके बाद आप जानते हैं जो बिजनेस में सर्कुलेट होता है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी भी बिजनेस में सर्कुलेट होती हैं। उस सर्कुलेशन को देखते हुए हम देखते हैं कि एसेट्स से कैश का, क्योंकि हम कैश फ्लो सर्च कर रहे हैं, कैश फ्लो का मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कैश। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से हमारे बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। कॉमन सी बात है, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है
तो उसके कन्वर्जन को कैश में जाके देखेंगे, एसेट्स का कम होना इस बात को बोलता है कि हमारे पास उसके बदले में कैश आ रहा है। ऐसी लायबिलिटी का इंक्रीज होना इस बात को प्रूफ करता है कि इसका मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, सॉरी। तो इसलिए हम करंट एसेट्स जब भी डिक्रीज होगी प्लस करेंगे और करंट लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी माइनस प्लस करेंगे। आइटम आप जानते ही हैं, करंट एसेट्स किसको बोला गया, डेटर को बोला गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस को बोला गया, स्टॉक को बोला गया, ये सारे आपके इसके पार्ट। लेस में आपका करंट एसेट्स इंक्रीज, जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होगी आप माइनस करेंगे, और जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कॉमन सी बात है, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्लस में आ रही है। प्रॉपर्टी विल बी इंक्रीज व्हेन यू परचेज देन इट विल बी कैश फ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश का जाना होगा। ऐसे जब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपने किसी के पैसे देने हैं, उस पैसे देने के लिए आपने पेमेंट किया, जब पेमेंट करने के लिए आपने जो एडजस्टमेंट किया उसको आप एडजस्ट करते हैं। इसके बाद जो आप टैक्स पेड करे हैं ड्यूरिंग द ईयर वो इसमें से माइनस हो जाएगा, लास्ट में जाके आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताया, नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड अकाउंट को एक्सप्लेन